नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहां पर एमपीटेट वर्ग 3 की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। उसमें जो आपके ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसमें टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के यहां पर वीडियो ला रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने ईवीएस के, बाल विकास के, मैथ्स के और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उन नदियों से संबंधित प्रश्न मिलेंगे पठार से और बांध से। इन तीनों टॉपिक से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलने वाले हैं और हर टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यदि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को रखा है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं। यदि आपने और भी जो वीडियोज हमने बनाए एमपीटेट के, यदि वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, है ना। तो पहला प्रश्न पूछा गया था एमपीटेट में, और भी इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे द्वारा भी रखे गए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है प्रश्न है, तो उनको भी हम बताएंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न, विश्व के किन 2 देशों में बड़ी संख्या में बांध है। यहाँ पर विश्व में पूछा गया कि वो कौन से 2 देश है जिसमें बड़ी संख्या में बांध है। क्या वो भारत और चीन है, भारत और मेक्सिको है, चीन और ब्राजील है, या फिर भारत और जापान है। कौन से देश है? तो पहले नंबर पर आता है आपका चीन, दूसरे नंबर पर आता है आपका अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है आपका भारत। तो यहां पर देखिए चीन और अमेरिका है क्या विकल्प में? नहीं है। क्या है? भारत और चीन या फिर चीन और भारत है। तो पहला वाला जो विकल्प है ये आपका सही होगा। यदि यहाँ पर अमेरिका होता तो वहां पर आप टिक कर सकते थे। यदि अलग से जो विकल्प होता, जैसे कि यहाँ पर दिया होता चीन और अमेरिका, तो डी वाला विकल्प सही होता। लेकिन यहाँ पर भारत और चीन दे रखा है, अमेरिका नहीं दे रखा है, तो पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पर हम सारी जानकारी इससे संबंधित देंगे। बांध से संबंधित कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कहां पर कितने बांध है, सारी जानकारी एक एक करके देंगे। आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आपका काफी फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। देखिए चीन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बांध है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये पहले स्थान पर है, अमेरिका आपका दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आपका भारत है, चौथे नंबर पर जापान है, 5वें पर ब्राजील है ना। जापान और ब्राजील जहां तक नहीं पूछेंगे, यही पूछा जाएगा, है ना। 2 देश पूछ लेंगे या फिर 1 देश पूछ लेंगे। तो चीन का आपको पता होना चाहिए, अमेरिका का और भारत का, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा बांध, देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हमारे भारत के पूछा जा सकता है, एशिया का पूछा जा सकता है, 3 तरह के, ना, और दुनिया का पूछा जा सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध पूछे तो वो 3 ग्रोसर डैम है। कौन सा है? 3 ग्रोसर डैम है। कहां पर है? तो ये चीन के हुबेई प्रांत में है। और कौन सी नदी पर है? ये नदी सभी की इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए कहां पर है, कौन सा है और कौन सी नदी पर है। ये 3 चीजें बांध के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये यागच्ची जो नदी है, यागच्ची नदी पर ये बना हुआ है। यदि भारत का पूछे, दुनिया का आपको पता चलेगा भैया 3 गोरसेस डैम है। भारत और एशिया का दोनों का ही जो सबसे बड़ा बांध है वो भांगड़ा नागल बांध है। ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछे तो भांगड़ा नागल बांध है, भारत का पूछे तो भांगड़ा नागल बांध है। ये कहां पर स्थित है और कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा, भांगड़ा नागल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर। और यहाँ पर राज्य भी आपको ध्यान देना है विकल्प में। हिमाचल प्रदेश यानी कि एक विकल्प दे दे तो वहां पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, या फिर पंजाब, या फिर दोनों विकल्प भी आपके एक ही ऑप्शन में दे सकते हैं। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बांध को बनाया गया है और सतलज नदी पर ये बांध बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और भी मैं आपको बता दूं, यदि पूछे कि भैया भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध, अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा बांध कौन सा बताया था हमने? भांगड़ा नागल बांध, है ना। भांगड़ा नागल बांध सबसे बड़ा है, लेकिन ऊंचा कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। देखिए आजकल जो प्रश्न है वो थोड़ा सा डीपली पूछते, जैसे कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया, आगे हम बात करेंगे। यदि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है, और भारत का पूछे कि सिर्फ भारत का हमें सबसे ऊंचा बांध बताइए तो वो आपका टिहरी बांध है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध नहीं पूछेंगे ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। यहाँ जो टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथ और भील गंगा नदी के संगम पर है। कौन सी? भागीरथ और भील गंगा। याद रखिएगा, ये नदियां इंपोर्टेंट हैं, नदियां साथ में याद रखिएगा आप, है ना, और ध्यान दीजिएगा। और इसकी ऊंचाई बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। कितनी? 261 मीटर है। और अब बात करें हीराकुंड बांध की, तो ये क्या है भैया? तो ये जो हीराकुंड बांध है सबसे लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा हमने देख लिया, सबसे ऊंचा देख लिया। अब यदि पूछे कि सबसे लंबा भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो आपका हीराकुंड बांध है। कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी? तो 25.8 या फिर
25 दे देंगे या फिर 26 दे देंगे, है ना। दोनों भी यदि विकल्प में हो, यदि पॉइंट में आंसर ना हो तो 25.8 की जगह 25 लगा सकते हैं, 26 लगा सकते हैं, दोनों नहीं देंगे, एक देंगे, है ना। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, 25.8 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, और ये भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर, महानदी पर। कहां पर, भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले। देखिए यहां पर जिला भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत में कौन से राज्य में बना, कौन से जिले में बना है ये भी पूछा जा सकता है। तो संबलपुर आपको याद रखना, इसका नहीं सभी का याद रखना, है ना। और हीराकुंड बांध का जो निर्माण है ये 1948 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1948 में शुरू किया गया था। और यह पूछे कि भैया भारत का सबसे पुराना बांध, हमने लंबा देख लिया, बड़ा देख लिया, ऊंचा देख लिया, सब देख लिया, लेकिन पुराना पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध या फिर पहला बांध, पुराने को ही पहला कहा जाता है ना, पहला पूछ ले या फिर सबसे पुराना बांध पूछ ले। तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। कहां पर है, तमिलनाडु पर है। क्या नाम है बांध का, तो कल्लनई है, कल्लनी है ना, कल्लनी बांध है। देखिए हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, पुराना नया जो भी मैंने बताया ये सबको एक ही वीडियो में कवर कर लिया। जितने भी बांध हो गए, आपकी नदी हो गई, आपकी पठार हो गए, सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या देखना है और इस वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भैया इस प्रकार के वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों को अच्छा लग रहा है ना। इसे ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। किसे, आपका कल्लनई जो बांध है ये, इसको ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो पुराना बांध, बड़ा बांध, लंबा बांध, ऊंचा बांध, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे झील से संबंधित है कि झील में दूसरा पोषी स्तर होता, दूसरा पोषी स्तर कौन सा होता। भाई दूसरे के बारे में पूछा गया है, अगले आने वाले एग्जाम में पहले के बारे में पूछा जाए या पहले के बारे में पूछा जा सकता है। तो कौन सा होगा, तो पहला होता है आपका पादप पल्लवक। कौन सा होता है, पादप पल्लवक, ये पहला वाला होता है। और दूसरा होता है आपका जंतु पल्लवक। कौन सा, जंतु पल्लवक। इसे प्राणी पल्लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राणी पल्लवक भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, एक एक चीज की डिटेल हम आपको देंगे। तो झील में दूसरा जो पोषी स्तर होगा वो कौन सा होगा, जंतु पल्लवक होगा। यहां पर लिखा भी हुआ है कि झील में पहला पोषी स्तर पादप पल्लवक, जिसे फाइटो प्लांक्टन भी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। ये यदि इंग्लिश में दे दे तो अभी आपको पता होना चाहिए। ये अपना भोजन स्वयं बनाते। कौन सा, पादप पल्लवक जो अपना भोजन है वो स्वयं बनाता है। झील में जो दूसरा पोषी स्तर होता है वो जंतु पल्लवक, प्राणी पल्लवक, जिसे जोब्लांकटन भी कहते हैं, जोब्लांकटन भी कहते हैं। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और ये जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन सा उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। और ये पादप पल्लवक का भोजन करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनका भोजन कौन करते हैं, पादप पल्लवक का जो भोजन है वो आपका जो दूसरा पोषी स्तर है जंतु पल्लवक या फिर प्राणी पल्लवक करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी झील पूछा गया है, सबसे बड़ी झील कौन सी खारे पानी की। इस प्रकार से प्रश्न आपके एमपीटेट में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक करके सारे सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। जहां पर आपको समझ में नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। दूसरी बार ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समझ में नहीं आए, ये थोड़ा सा मुझे कम समझ में आ रहा है या कि देखने में याद नहीं हो रहा है, तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी समय मिले जब उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। भोजताल झील है आपका, जयसमंद झील है, हीराकुंड झील है या फिर चिल्का झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा गया है, कौन सी है, तो वो है आपके चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में सारी जानकारी देंगे भैया, है ना, कि एशिया और भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर दोनों चीज क्यों लिखी मैंने, भारत की पूछे तो आपकी ये जो चिल्का झील है वो होगी, है ना। लेकिन एशिया की पूछे, भारत का ना पूछते एशिया की पूछ लेंगे, एशिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो भी आपकी चिल्का झील है। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है ना। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, है ना। यहाँ पर पूछे भाई एशिया की तो सबसे बड़ी है, लेकिन दुनिया की पूछे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो भी आपकी कौन सी होगी, चिल्का झील होगी, है ना। और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जैसे कि ये तो दूसरे नंबर पे है आपकी दुनिया में, है ना। पहले नंबर पर कौन सी है, तो वह है कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पे है आपकी चिल्का झील, है ना। जम्मू और कश्मीर में और यहाँ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे देखिए ये खारे की बात हो गई, अब बात करते हैं सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है उल्लर झील। कहां पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखिएगा, है ना। ये सबसे लंबी झील की बात करें, देखिए हमने यहाँ पर खारे पानी की बात कर ली, मीठे पानी की बात कर ली, अब लंबी झील के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये वेम्बनाड झील है। ये आपके
एमपीटेट एग्जाम में शायद ये प्रश्न पूछा गया था, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भारत की सबसे लंबी झील है और कहां पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है ना। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशिक नमक झील, देखिए अंतर्देशिक नमक झील अलग है ना, ये कौन सी है, तो ये सांबर झील है। कौन सी सांबर झील कहां पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील दुनिया में दूसरे स्थान पर है, एशिया और भारत में पहले स्थान पर है। पहली जो खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है ना। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी उलर झील है। यहाँ पर लंबी झील मैं आपको बता चुका हूं, और आपकी जो अंतर्देशिक नमक झील है वो भी आपको बता चुका हूं। सारी चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था एमपीटेट में कि समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का क्या नाम है। यहाँ पर जो समुद्रयान मिशन के तहत जो गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन है उनका नाम पूछा गया है। समुद्र 6000 है, विजय 6000 है, ज्योति 5000 है, या फिर मत्स्य 6000 है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मत्स्य 6000। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में जो चलने वाले वाहन का नाम क्या होगा, मत्स्य 6000 होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा, देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न पूछा गया है और ये आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा नींव के ऊपर अधिकतम ऊंचाई पर, यानी कि सीधा सीधा सबसे ऊंचा बांध पूछा गया कौन सा है। टेहरी बांध है, हीराकुंड बांध है, कल्याणी बांध है, मेकेदातु बांध। अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट्स के माध्यम से फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टिहरी बांध। कौन सा बताया, टिहरी बांध। यदि पूछे कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, एशिया का पूछे, एशिया का यहां पर बता रहा हूं, तो एशिया का भी पूछे तो वो कौन सा होगा, आपका टिहरी बांध होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। कितनी है, 261 मीटर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया का दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। और दुनिया का पूछे तो ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भीलगंगा नदियों के संगम पर बना हुआ है। नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर, ये याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है, मेरे द्वारा नहीं रखा है। ए से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ लिया भैया कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आपका टिहरी बांध। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। तो ये मैं आपको जानकारी दे चुका हूं थोड़ी देर पहले, है ना। अगला प्रश्न है आपका, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए टिहरी बांध से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। पहले इसके बारे में पूछा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, एशिया का कौन सा है, भारत का कौन सा है। अब यहाँ पर नदी के बारे में पूछा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कावेरी है, कृष्णा है, भागीरथी है, या फिर सतलज है। मैंने 2 नदी के बारे में आपको बताया था, कौन सी, भागीरथी और भीलगंगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक ही नाम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भागीरथ पर टिक कर देंगे, है ना। भागीरथ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। जो जानकारी मैंने पहले दी थी वही यहीं पर लिखा हुआ है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और नील गन्ना नदियों के संगम पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई मैं आपको बता चुका हूँ 261 मीटर, है ना। ये आपको मैं काफी बार बता चुका हूं और ये बार बार भी यदि मैं आपको बता रहा हूं तो आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपीटेड होगा तो आपको ये अच्छे से और जल्दी याद हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील के बारे में यहां पर पूछा गया है और ये इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एक झील का प्रश्न आया था शायद दूसरे प्रश्न में, और उसमें मैं ये सारी जानकारी दे चुका हूं कि लंबी कौन सी है ना, बड़ी कौन सी है, ये सारी जानकारी मैं उसमें दे चुका हूं। यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेम्बनाड झील है, चिल्का झील है, पेंगोंग झील है, या फिर शिवाजी सागर झील है। भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो होगी आपकी वेम्बनाड झील। कौन सी, वेम्बनाड झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसके बारे में हम आप जान लेते हैं, जैसे कि जो वहां पर बताया था वही लिखा है, एक बार और हम रिपीट कर लेते ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाए। वेम्बनाड जो झील है यहाँ भारत की सबसे लंबी झील है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि केरल राज्य में है, लेकिन जिला नहीं बताया था। जिला याद कर लीजिएगा, कोट्टियम जिले में स्थित है। किसमें, कोट्टियम जिले में स्थित है। और वेम्बनाड जो झील की लंबाई मैंने वहां पर नहीं बताई थी, लंबाई ध्यान रख लीजिएगा
83.72 किलोमीटर और चौड़ाई है 14.48 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि सीधा सीधा यहाँ पर 84 दे दे विकल्प में और यहाँ पर 15 दे दे या फिर 14 दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, टिक कर दीजिएगा, है ना। एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बता चुका हूँ, उड़ीसा में कौन सी चिल्का झील है ना। दुनिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी की, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी झील होगी आपकी चिल्का झील, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जैसे कि दूसरे नंबर पर आपके चिल्का झील है, तो पहले नंबर पर आपका आएगा कैस्पियन सागर, है ना। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो है उलर झील, कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में है ना। और सबसे बड़ी अंतर्देशिक नमक झील पूछे तो ये आपका सामर झील है, कहां पर है, राजस्थान में है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें इंपोर्टेंट है आपके लिए। पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला जिसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, वो कहां पर है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कहां पर है। तो ये होगा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। कहां पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भैया पश्चिम घाट को दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पश्चिमी घाट में वनस्पति और जीवों की कई अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तभी इसे जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री, याद रखेगा ये आगे पूछा भी जाएगा आपसे, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी जैसे नामों से इसे जाना जाता है। ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नीलगिरी, तमिलनाडु, ये किस नाम से जाने जाते हैं इनको, इन पहाड़ियों को, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक परियोजना में शामिल है, क्या है, केवल क्षेत्र कार्य है, क्षेत्र कार्य और डेस्क कार्य है, रटना सीखना है या फिर केवल डेस्क कार्य है। तो एक परियोजना में क्षेत्र के साथ साथ डेस्क कार्य भी आवश्यक होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती है, लेकिन विकल्प के अनुसार बी वाला विकल्प आपका सही होगा, क्षेत्र कार्य और डेस्क कार्य। अगला प्रश्न, किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था जहां 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लगभग 13,800 से ज्यादा लोग मारे गए थे, है ना। यहाँ पर 10,000 दिया हुआ, कोई बात नहीं, आगे लिखा भी हुआ है कि अधिक लोग मारे गए थे। काफी भयानक हादसा था, भूकंप आया था। ये कब आया था, 2000 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2004 में। तो ये आया था आपका 2001 में, 26 जनवरी 2001 में ये भूकंप आया था, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को यह भूकंप आया था। इस भूकंप में 13,800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, और इस भूकंप को भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। और ये 26 जनवरी को सुबह 8:46 पर यह भूकंप आया था, और यह भूकंप कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के चबारी गांव से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर अभी आपसे जिला पूछा जा सकता है ना, गांव पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपरिवर्तन नहरें कहलाती, क्या कहलाती भैया, अपरिवर्तन नहरें खादिंसों कहलाती है। रिचार्ज गड्ढे, जोहादस या फिर गुल या फिर कुलसी क्या कहलाती है। तो जो अपरिवर्तन नहरें हैं ये आपकी गुल या फिर कुलसी कहलाती है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल्स और गुल्स पहाड़ी इलाकों के लोगों द्वारा बनाई गई एक प्रकार की क्या है, नाली है, जिसे अपरिवर्तन नहरें भी कहते हैं। इन्हें सिंचाई के लिए बनाया या फिर उपयोग किया जाता है। ये कहां पर उपयोग किया जाता है, राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में इसका उपयोग किया जाता है ज्यादातर, ये याद रखिएगा, है ना, राज्य का बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, मार्च में ढक्कन के पठार पर दर्ज किया गया उच्चतम तापमान लगभग क्या है। यहाँ पर उच्चतम तापमान पूछा गया है, जो सामान्य तापमान होता है वह लगभग 29 से 30 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर जो उच्चतम तापमान लगभग दर्ज किया गया था ढक्कन के पठार में मार्च में, वो आपको बताना है। 50 डिग्री सेल्सियस है, 45 से 20 है या फिर 38 है, कितना है, तो वो होगा आपका 38 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। मार्च में ढक्कन के पठार पर जो दर्ज किया गया उच्चतम तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, जैसा कि मैंने ये प्रश्न में आपको बता दिया है। और यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश की हम बात करें अप्रैल में, ये मार्च में पूछा गया है, अप्रैल की हम बात करें तो गुजरात 38 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश 43 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पाया जाता है ना। गुजरात और मध्य प्रदेश के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चल अगला प्रश्न है, घास के मैदान
जो पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमाला पर 16 वनों के साथ साथ पहाड़ियों पर पेज से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? 16 घास मैदान कहलाते हैं, तराई घास मैदान, साल घास मैदान या फिर इमारती लकड़ी। तो यहां पर देखिए 16 वनों के साथ साथ पूछा गया, तो 16 से याद रख लीजिएगा 16 घास के मैदान, 16 वनों से याद रख लीजिएगा 16 घास के मैदान यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे ये कहते हैं या फिर ये कहलाते हैं ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, ये वही लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन, स्वच्छ जल संसाधन के बारे में पूछा गया है? मात्र हमारी पृथ्वी पे 2.5 से 3%, देखिए कहीं कहीं 2.5% दिया हुआ, कहीं कहीं 3% दिया हुआ है। यदि विकल्प में 2.5 हो तो टिक कर दीजिएगा, 3 हो तो टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे, है ना। कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? नदी है, महासागर, समुद्र है, पुल नहीं है, महासागर नहीं है, समुद्र नहीं, कौन सा है? नदी है ना। इसके बारे में आपको पता है, सरल सा प्रश्न है। पृथ्वी पर मौजूद जल का केवल 2.5% या फिर 3% हिस्सा ही स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल संसाधन के बारे में बात करें तो पाइप युक्त जल आपका हो जाएगा बोरवेल या फिर ट्यूबवेल जो होती है, संरक्षित खोदे गए कुएं, संरक्षित झरने, वर्षा जल, पैकेज्ड या फिर वितरित जो जल होता है वो तालाब, झीलें, नदियां, ये सभी स्वच्छ जल संसाधन के रूप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील नहीं है? प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सी झील नहीं है ये पूछा गया। भोजताल झील, जयसमंद झील, हीराकुंड झील या फिर डल झील। तो मानव निर्मित जो झील होगी आपकी भोजताल झील, जयसमंद झील और हीराकुंड झील, ये तीनों ही आपकी मानव निर्मित झील है। लेकिन जो डल झील है ये प्राकृतिक झील है। कौन सी है? प्राकृतिक झील है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, हम पढ़ेंगे अभी। तो डल झील आपका सही आंसर होगा। डल झील मानव निर्मित झील नहीं है, ये प्राकृतिक झील है। डल झील कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है ना। श्रीनगर कश्मीर की एक क्या है? ये प्रसिद्ध झील है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के बारे में पूछा, अभी तक हमने बड़ी झील, छोटी झील सबके बारे में जाना, लेकिन वहां पर लिखा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी भारत में? तो आपकी वो चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, याद रखिएगा। यहाँ उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। कहां पर? गंजम जिले में, उड़ीसा के, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं है? प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा गया, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो यहां पर सरदार सरोवर बांध से जो लाभान्वित राज्य नहीं है उसके बारे में बताना था। राइट आंसर आपका होगा पंजाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सारी चीजें। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपको गुजरात याद रखना है। गुजरात के साथ साथ नौगाम भी याद रख लीजिएगा, इसके पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है आपका सरदार सरोवर बांध। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध है। दूसरे नंबर पर है आपका सरदार सरोवर बांध। जैसे कि एशिया का पूछा गया है सबसे ऊंचा बांध, अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि सरदार सरोवर बांध है। और भारत और एशिया का सबसे बड़ा बांध जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं भांगड़ा नागल बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये जो 4 राज्य जुड़े हुए हैं और इन्हीं को वो लाभान्वित करता है पंजाब को छोड़कर, है ना। और यहाँ अमेरिका के ग्रेट कुली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्व बांध, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यदि भारत में पूछे तो पहले स्थान पर है ना। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है कंक्रीट गुरुत्व बांध जो कि आपका सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे छोटी नदी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, अरावली या फिर उमगोट। तो सबसे लंबी नदी के बारे में यदि पूछा जाए और पूछा जाएगा आगे मैं बताऊंगा तो वो है गंगा नदी। लेकिन छोटी नदी के बारे में पूछा गया तो वो आपकी अरावली है। क्या है? अरावली लिखा हुआ है ना। अरावली नदी यह सबसे छोटी नदी है, लगभग इसकी 45 किलोमीटर लंबाई है ना। सबसे छोटी नदी है ना। इसकी बात कर लेते हैं हम, कहाँ पर है, कौन सी है। तो अरावली जो नदी है वो भारत की सबसे छोटी नदी है। और अरावली नदी राजस्थान के अलवर जिले में बहती। कहाँ पर बहती है? राजस्थान के अरवल जिले में बहती है और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पर्वतमाला की पूछे कि कहां से निकलती है तो याद रखिएगा ये अरावली पर्वत से निकलती है और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, अरावली, है ना। याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी है। और इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल आगे जानेंगे।
ये आपका लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न का मतलब और भी प्रश्न रखे हैं, लेकिन एमपी टेट में 19 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। नदियां, पठार और बांध से संबंधित टोटल 19 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो मेरे द्वारा रखे गए, जो कि इंपोर्टेंट होंगे। भारत का खनिज हृदय किसे कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, उसके बारे में पूछा गया। खनिज हृदय किसे कहा जाता है भारत का? छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, केरल या फिर असम? तो भारत का जो खनिज हृदय है वो कौन सा होगा? छोटा नागपुर का पठार होगा। यहाँ पर हम जानकारी भी देख लेते हैं कि छोटा नागपुर का पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पठार खनिजों से भरपूर है। और भारत में जो प्रमुख खनिज है उसमें आपका बॉक्साइट है, अभ्रक है और कोयला है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित है। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य तक ये फैला हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। झारखंड राज्य के साथ साथ ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, राज्य इंपोर्टेंट हैं। राज्य के साथ साथ ये पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न मेरे द्वारा जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। IMP जो प्रश्न है वो यहाँ से चालू हो जाते हैं। ये जो प्रश्न अभी तक मैंने आपको बताए थे ये आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी काफी इंपोर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे 20 से शायद 32 प्रश्न तक, है ना, 12 प्रश्न शायद रखे हैं, तो इन पर बात कर लेते हैं। गंगा नदी निकलती, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? कहां से निकलती है? तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सरल सा है, गंगा से गंगोत्री, याद रख लीजिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, एक एक करके सुनिएगा। पूरा 1 पेज भरा है मैंने, है ना। तो यहां पर देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, हिमनद भी इसे कहा जाता है, इससे निकलती है ग्लेशियर को, है ना, हिमनद बोला जाता है। और बंगाल की खाड़ी में समाप्त, कहां पर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये याद रखिएगा, कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, है ना। याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहां इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई के बारे में पूछे कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 है, 2525 से टोटल लंबाई, है ना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसकी सहायक नदी पूछे कि इसकी सहायक नदी कौन सी गंगा नदी की सबसे, तो वही यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदी पूछे, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी नदी बताया यमुना नदी, और भी है सहायक नदी, उसमें कौन कौन सी? जैसे कि यमुना सबसे बड़ी है, उसके बाद गंडक है, रामगंगा है, सोन है, घाघरा है, गोमती है, कोशी है, तमसा है, पुनपुन है और महानंदा है। ये सभी की सभी गंगा नदी की सहायक नदियां है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विकल्प में यमुना नदी, रामगंगा, गंडक, सोन, इस प्रकार से 4-5 नदियां दे दे और आपसे पूछ ले तो और भी विकल्प में अलग अलग नदियां दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यमुना के साथ साथ गंडक, रामगंगा, सोन, घाघरा, गोमती, कोसी, तमसा, पुनपुन और महानंदा, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखिएगा वो है गंगा नदी। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा। कौन से हैं? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती, कहां पर मिलती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी जो बहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, कहां कहां होकर ये बहती? उत्तराखंड से, आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर ये बहती है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसे यहाँ पर हम जो गांव है या फिर जो शहर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी गंगा नदी के जो सहायक नदी है उनके बारे में बात की, अब जो किनारे पे शहर बसे हुए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता शहर, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न में पूछे कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, ये यमुना नदी किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है। यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया कि यमुना नदी की सहायक कौन सी नदी नहीं है ना? क्या वो गंडक है, चंबल है, बेतवा है या फिर केन है? तो यदि आपने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गंडक के बारे में भी। किसके बारे में? गंडक के बारे में। जो गंडक है ये भी आपकी किसकी? गंगा की ही सहायक नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा, है ना। तो
तो इस प्रकार से भी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला विकल्प सही होगा। गंडक के बारे में हम जान लेते हैं कि जो गंडक नदी है इसे गंडकी नदी या फिर नारायण नदी भी कहते हैं, या फिर नारायणी और गंडक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। गंडक नदी का जो उद्गम है ये 7620 मीटर की ऊंचाई पर धौलागिरी पर्वत पर है। कहां पर है? धौलागिरी पर्वत, याद रखिएगा। यहां पर ये मीटर नहीं पूछे तो आपको पर्वत के बारे में पता होना चाहिए, धौलागिरी पर्वत। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी। कहां पर बहती है ये? नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। यमुना नदी बंदरपूंछ चोटी यानी कि कालिंदी पहाड़ में स्थित यमुनोत्री हिमाचल से निकलती है। यहाँ पर यमुना नदी की बात की जा रही है प्रश्न में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपकी जो गंडक नदी है उसके बारे में बात हो गई। अब यमुना नदी के बारे में बात करेंगे, है ना। जो यमुना नदी है बंदरपूंछ चोटी कह लीजिए या फिर कालिंदी पहाड़ी कह लीजिए में स्थित है और यमुनोत्री हिमानद से निकलती है। जैसे गंगोत्री गंगोत्री से निकलती है, जैसे यमुना यमुनोत्री से हिमानद से निकलती है। यहाँ स्थान उत्तराखंड एवं उत्तरकाशी जिले में है, यानी कि जहां से गंगा निकलती है उत्तराखंड से, वहीं से क्या निकलती है? आपकी यमुना नदी में निकलती है। राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है ना, उत्तरकाशी जिले से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में हम बात करें तो टोस, हिंडन, बेतवा, केन, सिंध और चंबल नदी ये सभी की सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। टोस नदी के बारे में हम बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी बताई थी मैंने? यमुना नदी, है ना। वैसे ही जो आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? वो टोस नदी होगी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वो यमुना नदी होगी, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ में और भी हम बात कर लेते हैं कि यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वहां से निकलती है कालिंदी पहाड़ी से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से निकलती है, इसलिए इसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी प्रमुख तौर पर यमुना नदी 3 राज्य से होकर बहती है। कौन कौन से? आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा। और भी बहती है लेकिन प्रमुख रूप से बहने वाली जो 3 राज्य ये हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर की हम बात करें तो इसके जो प्रमुख किनारे नगर है वो आपका दिल्ली हो गया, आगरा, हमीरपुर, मथुरा और प्रयागराज। ये सभी के सभी जितने भी नगर हैं ये सभी के सभी यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान, क्या है? तो ये गंगा एक्शन प्लान आपने देखा होगा गंगा नदी को काफी प्रदूषित हो गई है, तो जल की गुणवत्ता के लिए इसको लाया गया है गंगा एक्शन प्लान को। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में भी आपको देना चाहूंगा, थोड़ी क्या सारी जानकारी आपको दूंगा। गंगा एक्शन प्लान को GAP भी कहा जाता है। यदि आपसे GAP का फुल फॉर्म यदि हिंदी में पूछे तो होगा आपका गंगा एक्शन प्लान, इंग्लिश में भी यही होगा, है ना। तो GAP का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान, संक्षिप्त में इसे कहते हैं। गंगा नदी से प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना शुरू की थी। कब की गई थी? सन इंपोर्टेंट है, 1985 में, है ना। इस योजना के तहत गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। कौन सी योजना के अंतर्गत? गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत। कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी? तो वह है गंगा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गंगा एक्शन प्लान का निर्देशन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। किसने? राजीव गांधी द्वारा किया गया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे देश के। GAP को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। कितने? 2 चरणों में। अब 2 चरण कौन से उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम चरण आपका 1985 में शुरू हुआ था, जो कि तत्कालीन 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को कवर किया था। 3 राज्यों को कवर किया था 1985 में प्रथम चरण में, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। GAP का दूसरा चरण 1993 में शुरुआत हुआ था, इसका शुरू हुआ था, जिसमें 7 राज्यों को शामिल किया था, जिसमें आपका उत्तराखंड हो गया, UP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा, है ना। ये सभी के सभी को कवर किया गया था, यानी कि 7 राज्यों को कवर किया गया था। पहले को 3 किया गया था, फिर जो दूसरा चरण है इसमें 7 राज्यों को कवर किया था। और सन याद रखिएगा 1985 और 1993। चलिए अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंध? तिब्बत में सांगपो नदी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वो होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो नदी, यानी भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। आगे इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के साथ साथ भारत की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश,
और असम तथा बांग्लादेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ था। याद रखिएगा कौन सा ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग, काफी इंपोर्टेंट ग्लेशियर है, याद रखिएगा। और यारलुंग त्यांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी, सबसे गहरी घाटी किसके द्वारा बनाई गई है, ब्रह्मपुत्र द्वारा, है ना। कहां पर, यारलुंग त्यांगपो तिब्बत में, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या फिर त्यांगपो के नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था। चीन की बात करें, देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया तिब्बत में, आगे बांग्लादेश में पूछा जा सकता है, चीन की पूछा जा सकता है ना, अरुणाचल प्रदेश असम की पूछा जा सकता है, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तिब्बत में सांगपो या फिर त्यांगपो कहते हैं, चीन में या लू त्यांग बूचियांग इसको कहते हैं, इस नदी को चीन में, है ना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो डीह के नाम से अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये आपको जो चारों पांचों मैंने यहाँ पर जैसे बांग्लादेश बताया, तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, लोहित, तिस्ता और संकोश, ये सभी जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यदि लाल नदी के बारे में पूछे कि लाल नदी किसे कहा जाता है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। चलिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में आपको बताना है। ताप्ती है, सुवर्ण रेखा है, नर्मदा है या फिर सिंधु है, कौन सी है? सही आंसर होगा आपका सुवर्ण रेखा। जो सुवर्ण रेखा है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बाकी कहां पर कौन सी नदी गिरती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सुवर्ण रेखा नदी के बारे में बात कर लेते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां से निकलती है ये? छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले से नगरी गांव से निकलने वाली ये नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी है। सुवर्णी रेखा नदी के बारे में हम बात करें तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य से होकर बहती। कहां से? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक नदी के बारे में बात किया, कृष्ण नदी भी बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली है, कावेरी भी है, स्वर्ण रेखा है, ब्रह्मपुत्र है, बैतरणी है, महानदी है, गोदावरी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा सारी की सारी जितनी मैंने नदियां बताई है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं। बात करें अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से प्रश्न पूछा जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? सिंध नदी है आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना, जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती, है ना। सिंध नदी के साथ साथ नर्मदा और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 25वां प्रश्न, मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया था शायद सीटेट एग्जाम में, है ना। मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? गंगा, कावेरी, महानदी या फिर सतलज में? तो सही आंसर होगा आपका कावेरी। याद रखिएगा मेट्टूर बांध का जो निर्माण है ये कावेरी नदी पर हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। आगे हम बात करेंगे, है ना। जैसे कि लिखा हुआ सारी जानकारी कि मेट्टूर बांध भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 में बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है ना। यदि सीधा सीधा वैसे पूछते नहीं है, यदि पूछ ले तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जो बांध होगा वो आपका कौन सा होगा? मेट्टूर बांध होगा। कब बनाया गया था? 1934 में, है ना। आपको ये याद रखना है कि मेट्टूर बांध कहां पर बनाया गया था? तो तमिलनाडु में बनाया गया था, है ना। मैं कावेरी नदी पर बनाया था, यदि नदी पूछे तो कावेरी नदी है। पर कलनाई बांध भी तमिलनाडु में है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। कल्लनाई ये भारत का आपका सबसे पुराना बांध है या फिर पहला बांध आप कह सकते हैं। हीराकुंड के बारे में आपको बता चुका हूं कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भांगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है और नागला बांध पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। इन तीनों को तो रट लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? नदी का जो प्रदूषण स्तर जांचना है हमें, तो किससे जांच की जाएगी? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से या फिर डब्ल्यूपीएल से? सरल सा सभी को पता है, बीओडी। किससे? बीओडी से इसको नापा जाता है। इसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। क्या होता है?
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है। इससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। आगे इसकी जानकारी मैंने दी है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD से मापी जाती है। इसका पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यहाँ ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD अधिक होगी, वहां घुली ऑक्सीजन यानी कि DO की मात्रा कम होगी। इससे ही पता लगा लेते भैया प्रदूषण का, है ना। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं 27वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर के बारे में आपको बताना है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। देखिए यहाँ पर आपका नदी, पठार, बांध के साथ साथ सागर के भी प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं। तो सागर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अरे यार, आपको शायद आंसर नहीं बताया मैंने, है ना। इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला जो सागर होगा वो कौन सा होगा? भूमध्य सागर होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह जिब्राल्टर को कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता कौन करता? भूमध्य सागर करता है ना। और भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर को कहा जाता है। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने लवण की बात की जा रही। महासागरों में मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, महासागरों में जो सोडियम क्लोराइड है यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl के नाम से इसे जाना जाता है ना। और यहाँ समुद्री जल में कितना प्रतिशत होता है? 77.8% पाया जाता है महासागरों में। याद रखिएगा, समुद्री जल में दूसरे स्थान पर यदि पूछे तो वही मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि 10.9% है। तीसरे स्थान पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 4.7% है। सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कितना? 77.8%। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। महासागरों की बात की जा रही है तो वहां पर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना यह जल स्तर वृद्धि का कारण है। इंपोर्टेंट है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरी खरपतवार ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का? किसका है? सही आंसर क्या है? सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये किसका होगा? आयोडीन का होगा। तीसरा वाला विकल्प आपको सही होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप। यहां पर देखिए, जनसंख्या के आधार पर बताना है जो बृहत्तम महाद्वीप है उसके बारे में बताना है। तो वो कौन सा होगा? एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? क्या होगा? एशिया होगा। जनसंख्या के आकार पर क्या होगा? जनसंख्या के आकार पर जो बृहत्तम यानी कि बड़ा महाद्वीप होगा वो आपका एशिया होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप जो होगा वो एशिया महाद्वीप होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, विश्व का प्रथम महाद्वीप भी आपका एशिया होगा, है ना। यदि जनसंख्या के आकार के या फिर जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार ना पूछते हुए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो भी आपका एशिया महाद्वीप होगा। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा पूछ ले, जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया। अब आपसे सबसे छोटा पूछ ले महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यानी कि टोटल एक, यदि हम यहाँ पर महाद्वीप माने तो 1/3 पर तो टोटल आपका एशिया महाद्वीप ही फैला हुआ है ना। यह महाद्वीप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? यह जो महाद्वीप है ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेगा। और जनसंख्या के अनुसार यदि पूछे तो पहले नंबर पर तो मैंने आपको बता ही दिया एशिया है, दूसरे पे आपका अफ्रीका है, तीसरे पे आपका यूरोप है, चौथे पे उत्तर अमेरिका है, पांचवे पे दक्षिण अमेरिका है, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे आपका क्या है? अंटार्कटिका है। जनसंख्या के आकार के अनुसार या फिर जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार भी आप कह सकते हैं। ये जो रखे गए हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर, ऐसे आपको याद कर लेना है, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है ये आपका। टोटल 32 प्रश्न मैंने रखे थे इस वीडियो के माध्यम से। वहां पठार को आपको बताना जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोलोरेडो है, किम्बर्ल है, कटना है, कटंगा है या फिर पेटागोनिया है? कौन सा है?
तो आपका पठार ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है वो है किमरले। कौन सा है? किमरले जो पठार ही ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, यानी कि इन चारों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। किमरले पठार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोलोराडो के यदि बारे में पूछे कि यह पठार कहाँ पर स्थित है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कटंगा पठार के बारे में पूछे तो ये कांगो गणराज्य देश के दक्षिण भाग में स्थित है, ये आपका कटंगा पठार। पेटागोनिया पठार के बारे में पूछे तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो जो चारों विकल्प है इनके बारे में आपको बता दिया। पेटागोनिया कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो आई होप आपको ये 32 प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने साथी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।